Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Vishal and currently I clear my FMG exam with the score of 170 marks. तो मैंने अभी 2025 वाला जैन वाला एग्ज़ाम क्रैक किया था विद द स्कोर ऑफ 170 मार्क्स। तो आज मैं आपको फर्स्ट एड के बारे में तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, बट दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुलाई एंड दिसंबर एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि फर्स्ट एड दिस वीडियो इज़ मतलब रिकॉल वीडियो है कि फर्स्ट एड से कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली अपने एफएमजी जैन 2000 वाले 25 वाले एग्ज़ाम में रिपीट हुए थे। तो मैं एक बार बेसिकली बताता हूँ। फर्स्ट एड बुक जो अपने यूज़ करते हैं वो यूएसएमएल एग्ज़ाम के लिए यूज़ करते हैं जो बेसिकली यूएस में होता है। तो इस बार 100+ क्वेश्चंस आए थे एंड 100+ क्वेश्चंस मैंने अपने जितने मेरे को याद थे वो मैंने सब नोट डाउन कर लिए और मैंने अपनी फर्स्ट एड का स्क्रीनशॉट लिया है और वो एक एक क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट एड बुक को मैंने स्पेशली अपने एफएमजी एग्ज़ाम के लिए यूज़ किया था। बहुत से लोग इसको नेट पीजी एंड आईनेसेट एग्ज़ाम के लिए यूज़ करते हैं। मेरे पास 2021 वाला एडिशंस था तो मैंने ये यूज़ किया था स्पेशली। अगर आपके पास कोई से भी 2023-4 वाला है तो वो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा चेंजेस थे नहीं। इस बार मैंने चेक किए थे 2021 वाले 21 वाले एडिशंस और 24 वाले एडिशंस में। गाइज दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर अपकमिंग जुलाई एफएमजी एस्पिरेंट्स एंड अपकमिंग दिसंबर एग्ज़ाम बिकॉज 100 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट एड से रिपीट हुए थे। मैंने घर पे एनालाइज किया था कि कितने क्वेश्चन से रिपीट हुए थे, तो अप्रोक्स 100+ क्वेश्चन से रिपीट हुए थे। एंड मैं बताऊंगा ये 2 पार्ट्स में वीडियोस बनाऊंगा। पहले फर्स्ट 50 क्वेश्चंस एक वीडियोस में एंड सेकंड दूसरी वीडियो में, मतलब 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चंस था पाइलोरिक स्टोनोसिस पे एक क्वेश्चन था कि उन्होंने एक बच्चे की हिस्ट्री थी वो 2 to 6 वीक के बाद प्रेजेंट्स करा है नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग के साथ और उसको मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही है, हाइपोकैलेमिक हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। तो क्या डायग्नोसिस होता है तो उसका डायरेक्टली आंसर था पाइलोरिक स्टोनोसिस। एंड सेकंड क्वेश्चन था अपना कि ये इमेज दी थी उन्होंने एग्जाम में और पूछा था व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर था परफोरेशन पेरिटोनाइटिस। तो ये क्या होता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज जो होती है ना, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती है कि एयर अंडर द डायफ्राम देखने को मिलती है तो उसको हमने न्यूमो पेरिटोनियम बोलते हैं। तो ये बेसिकली पेरिटोनाइटिस होता है, परफोरेशन पेरिटोनाइटिस। एंड थर्ड क्वेश्चन था अपना एक्लेजिया कार्डिया पे कि उन्होंने दिया था कि रेड टेल साइंस किस में देखने को मिलते हैं, तो वो एक्लेजिया कार्डिया में देखने को मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया नहीं था इसमें, बट मैंने ऐड ऑन कर लिया। जब जैसे मैंने सर्जरी के नोट्स पढ़े तो मैंने अपने सर्जरी के नोट्स एंड फर्स्ट एड को साथ में रखा कि ये वाला टॉपिक नहीं है, मतलब ये वाला बट बट्स नहीं है इसमें। तो मैंने क्या करा, अपने जो भी नोट्स थे मेरे सर्जरी के मैंने उससे ऐड ऑन कर लिया। तो इस तरीके से आप अपनी फर्स्ट एड में ऐड ऑन कर सकते हैं अपने सर्जरी वाला कंटेंट। सिग्मोइड वोल्वुलस की ये इमेज आई थी तो ये सेम फर्स्ट एड से रिपीट हुई थी, तो मैंने फर्स्ट एड वाला पढ़ा था तो वो मेरे को याद था। एंड फिफ्थ क्वेश्चंस अपना ग्रुप इन्फेक्शंस पर आया कि उन्होंने ये इमेज बेस्ड क्वेश्चंस दिया था एंड इसके साथ साथ उन्होंने दिया कि स्टेपल साइन देखने को मिल रहे हैं तो ये किस चीज़ की क्या डायग्नोसिस हो सकता है। तो ये ग्रुप इन्फेक्शन था एक्यूट लेरिंगो ट्रैकियोब्रोंकाइटिस, इसका करेक्ट आंसर्स था। एंड इसके बाद 6 क्वेश्चंस था अपना कि टीयर ड्रॉप साइन किस में देखने को मिलते हैं। तो टीयर ड्रॉप साइन जो होते हैं वो उनका दूसरा नाम है हैंगिंग ड्रॉप साइन, जो ब्लो आउट फ्रैक्चर्स में देखने को मिलते हैं। तो ये एक ना न्यूरोलॉजी वाला सेक्शन है। फर्स्ट एड में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से आप फर्स्ट एड यूज़ करते हैं। प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वॉच दिस वीडियो एंड कम टू दिस वीडियो, ताकि आपको अच्छे से अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या क्या वेटेज है ना फर्स्ट एड में किस तरीके से दे रखा है, तो वो समझ में आएगा। टीयर ड्रॉप वाला साइन हो गया तो ये अपने मैंने एनोटेट कर लिया था अपने ऑप्थो वाले नोट से और बाकी तो इसमें दिया था तो मेरे को याद था। तो 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। एंड 7th क्वेश्चन आता है कि एक
पेशेंट है उसको वेट गेन हो रहा है, कोल्ड टॉलरेंस हो रही है और TSH का लेवल बढ़ा हुआ है, T3 एंड T4 का लेवल कम है, तो क्या डायग्नोसिस होता है? तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म होता है अपना। इसमें एक चैप्टर एक पेज में ना हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म पूरे कंप्लीट है विद द ट्रीटमेंट के साथ, तो मैंने एनोटेट कर लिया था। एंड 8 क्वेश्चंस क्या था कि एक उन्होंने इमेज दी थी क्लिनिकल सिनेरियो बना के, एंड उसमें हिस्ट्री दी थी कि एक पेशेंट है उसको बैक पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, नाइट स्वेट्स हो रहा है, क्या डायग्नोसिस हो सकता है? तो ये अपना पोर्ट स्पाइन था। पोर्ट स्पाइन को बोलते हैं हम अपने वर्टिब्रल टीबी एंड 9 क्वेश्चंस। और फर्स्ट एड में ना ऑर्थो वाला पार्ट भी दे रखा, मतलब अप्रोक्स 70% ऑर्थो फर्स्ट एड में कवर कर रखी है और एनाटॉमी वाला पोर्शन। तो ओस्टियोसार्कोमा से एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने क्या दिया था कि सनबर्स्ट अपीयरेंस किस में देखने को मिलता है? तो वो डायरेक्टली फ्रॉम अ फर्स्ट एड से आया था कि ओस्टियोसार्कोमा में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से गाइस फर्स्ट एड में ना एक पेजेस है क्या बोन ट्यूमर्स का, प्लीज़ रीड दिस 1 पेज, और आपको हर बार एक क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा। एंड 10 क्वेश्चंस फैट एम्बोलिज्म्स का दिया था कि एक पेशेंट है उसको लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हुआ है, आफ्टर 72 आवर्स के बाद उसको ब्रेथलेसनेस होने लगी है, एंड क्या डायग्नोसिस होगा? तो फैट एम्बोलिज्म्स, ये वाला यहाँ पे सब एम्बोलिज्म दे रखे हैं, एयर एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो मैंने सब फर्स्ट एड में एनोटेट कर लिया था और वहीं से पढ़ के गया था, डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट हुआ। एंड ये गैंग्लियन सिस्ट का एक क्वेश्चन आया था कि उन्होंने फ्लूइड फिल्ड स्वेलिंग दे रही है ओवरलाइंग जॉइंट्स और टेंडन सीथ पे, क्या डायग्नोसिस हो सकता है? तो ये भी मस्कुलोस्केलेटल वाला सिस्टम चैप्टर दे रखा है इन्होंने फर्स्ट एड में, तो वो मैं ये गैंग्लियन सिस्ट वाला यहीं से पढ़ के गया था और डायरेक्टली अपने एग्जाम में आ गया था। एक अब्डोमिनल एयोर्टिक एन्युरिज्म पे केस आया कि एक फीमेल हिस्ट्री की उन्होंने फीमेल हिस्ट्री वो फीमेल लेडीज़ की हिस्ट्री दे रखी थी, उसको मैसिव अब्डोमिनल स्वेलिंग हो रही है, मतलब उसका जो स्टोमक है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्वेल कर गया है, तो वो भी यहीं से आया था अपना। उसका करेक्ट आंसर था अब्डोमिनल एयोर्टिक एन्युरिज्म्स। फीमेल हिस्ट्री दे रखी थी उन्होंने, प्रेजेंट करे वो फीमेल प्रेजेंट करी थी पल्पेबल पल्सेटाइल अब्डोमिनल मास के साथ। तो ये अपना 12 क्वेश्चन हुआ। एंड 13 और 14 और 50 क्वेश्चन। इस पेज से ना गाइस 3 क्वेश्चन आए थे, मैं बताऊंगा कैसे 3 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट वाला उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि बार्टर हैमर पल्स एंड बार्टर हैमर पल्स किस में देखने को मिलती है? तो वो एयोर्टिक रिगर्जिटेशन में देखने को मिलती है। ये नहीं था, मैंने ऐड ऑन कर लिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हुआ अपना। अब फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि ओपनिंग स्नैप H2 किस में देखने को मिलती है? तो वो अपना मेट्रल स्टोनोसिस में देखने को मिलती है। एंड थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा था कि ग्राम स्टील मरमर किस में देखने को मिलती है? तो ये फर्स्ट एड में नहीं दिया था। मैंने क्या करा था कि मैं भी जिस टीचर्स के लेक्चर्स देखता था, तो ये नहीं था ग्राम स्टील मरमर मैम ने बताया था, तो मैंने अपनी फर्स्ट एड में ऐड ऑन कर लिया कि ग्राम स्टील मरमर जो होता है ना वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देखने को मिलता है। तो ये डायरेक्टली यहाँ से रिपीट हो गया था इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अपनी फर्स्ट एड को भी एनोटेट कर सकते हैं। मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट्स का पढ़ रहे हैं, जैसे मैं मेडिसिन पढ़ रहा हूँ तो मैंने मेडिसिन के लेक्चर्स देखे, मतलब जो भी आप जिस टीचर को फॉलो करते हो, एंड मैंने ऐड ऑन कर लिया इस तरीके से। उन्होंने सर ने बताया कि ये ऐड ऑन कर लो, इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐड ऑन कर लिया अपने नोट से, या आप जिससे भी जिस टीचर के भी लेक्चर्स देख रहे हो उससे। एंड इस वाले चैप्टर से, इस वाले पेज से 2 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, मतलब AB ब्लॉक पे क्वेश्चन था कि उन्होंने चेंजेस पूछे थे कि क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो 3 ऑप्शन इनकरेक्ट थे, और फोर्थ वाला जो करेक्ट था उसमें क्या था कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में PR इंटरवल प्रोलॉन्ग देखने को मिलता है। तो ये यहाँ से मैंने करके गया था, डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। एंड इसके बाद आया था अपना एट्रियल फिब्रिलेशन कि एक क्लिनिकल सिनेरियो दिया था उन्होंने, पेशेंट कैजुअलिटी में प्रेजेंट कराया, अनस्टेबल है, उसका BP 80/40 है, एंड इरेगुलर वो क्या बोलते हैं, रेगुलर हार्ट बीट देखने को मिल रही है, और पीवेव जो है अब्सेंट है। क्या डायग्नोसिस होता? डायग्नोसिस तो पता चल गया कि एट्रियल फिब्रिलेशन है, बट उन्होंने पूछा था व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन मैनेजमेंट। तो अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो हम क्या करते हैं, कार्डियोवर्सन देते हैं। ये इस तरीके से 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। अभी इसके बाद 70 क्वेश्चन एक पल्मोनरी हाइपरटेंशन पर आया था, तो वो भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन यहीं से मेरा करेक्ट हो गया था। इसी वाली हिस्ट्री दी थी उन्होंने, तो वो मेरे को याद थी,
तो हो गया था। एंड इसके बाद 18 क्वेश्चंस में क्या दिया था कि सीओपीडी वाला पेशेंट दिया था उन्होंने, एफ बी वन और एफ बी सी का रेशो जो था वो लेस देन 0.6 था, तो क्या डायग्नोसिस होता। तो उसका करेक्ट आंसर सीओपीडी था। और एंड कई बार ना अपने एफएमजी एग्जाम में स्पेशली पूछा है कि गोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सीओपीडी, मतलब माइल्ड कब होता है, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर कब होता है। तो ये नहीं दिया था फर्स्ट एड में, तो मैंने क्या करा कि अपनी फर्स्ट एड में जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करता था तो मैंने सीओपीडी वाला टॉपिक आया, क्वेश्चंस आए, तो मैंने वहाँ से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऐड ऑन कर लिया। एंड इसके बाद क्वेश्चंस आता अपना 19 वाला कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का उन्होंने क्लिनिकल सिनेरियो दे रखा था, चोबिस्टिक साइन पॉजिटिव थे, मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ सिम्टम्स क्या होता है, तो वो हाइपोकैल्सीमिया होता है, उसको टेटनी वगैरह वगैरह भी हो रहा था। तो ये फाइंडिंग दे रखी है कि टेटनी हो रहा, उसको टेटनी एंड हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल रहा है। तो दिस इज़ अ केस ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो गया था। एंड इसके बाद 20 क्वेश्चंस था अपना नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे कि उसको मेसिव प्रोटीनूरिया हो रहा मोर देन 4 ग्राम से ज़्यादा, आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया था। बाकी ये दूसरी मतलब ये नेफ्रोलॉजी वाले सेक्शन में ना उन्होंने नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम को डिस्क्राइब कर रखा है अच्छे से, तो वहाँ पे भी ट्रीटमेंट लिख रखा है। तो क्या देंगे हम, स्टेरॉइड देते हैं बेसिकली। एंड आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पे क्वेश्चन आया था, हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था कि बस फाइंडिंग पूछा था कि क्या फाइंडिंग मतलब देखने को मिलती है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। तो यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्रोनिक डिसीज, हीमोक्रोमेटोसिस, इस तरीके से मैंने सब ऐड ऑन कर लिया था। और ये फर्स्ट एड में दिया है, लास्ट के टाइम पे मैं रिवाइज करके गया था, इससे क्वेश्चन आ गया था। एंड 22 वाला क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है, उसको एंटी मलेरियल ड्रग्स चल रहे हैं, तो उसमें उस पेशेंट्स में मतलब क्या देखने को मिल सकता है। तो G6PD डिफिशियंसी देखने को मिलती है उसमें, कि अगर आप किसी पेशेंट्स को ना एंटी मलेरियल ड्रग्स चला रहे हैं तो आपको G6PD का लेवल चेक करना पड़ता है। जैसे कि हम उसको प्रामाक्यून, क्लोरोक्यून वगैरह चला रहे हैं तो वो सब चेक करना पड़ता है। एंड इसके बाद अब आता है अपना 23 क्वेश्चंस क्या था कि ये गिलेन बार सिंड्रोम से आया था। गिलेन बार सिंड्रोम में क्या दे रखा था कि उसको एक्यूट एसेंडिक बायलैटरल सिमेट्रिकल लिम्फ फेलिसिएटेड पैरालिसिस हो रहा है, और उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो जीआईटी ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो क्या डायग्नोसिस होता है। तो ये भी डायरेक्टली फ्रॉम अ फर्स्ट एड से रिपीट हुआ था कि उसको एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी हो रहा है, उसको बोलते हैं हम गिलेन बार सिंड्रोम। इसमें कुछ चीज़ें नहीं दी थी, तो मैंने ऐड ऑन कर लिया था कि जैसे ब्राइटन क्राइटेरिया यूज़ करते हैं हम गिलेन बार सिंड्रोम के लिए, तो वो मैंने यूज़ कर लिया था। एंड 24 वाला क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम अ फर्स्ट एड से रिपीट हुआ था। मतलब आप इससे देख सकते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट एड से डायरेक्टली क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट एड अच्छे से पढ़ रखी है और अच्छे से आपने मतलब रिवाइज कर रखी है 3 से 4 बार, मैंने 4 बार पढ़ के गया था इस बार विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो इस बार क्या क्वेश्चंस दिया था सिकल सेल एनीमिया से कि एक पेशेंट है, उसको हाइपोपिगमेंटेड गोल्ड स्टोन हो रहे हैं, एंड उसको सीवियर एक्यूट चेस्ट पेन होने लगा है। तो क्या डायग्नोसिस होता है। तो ये यहाँ पे लिख रहा है कि उसको ना एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हुआ है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम मतलब सडन उसको पेन होने लगा है। तो क्या डायग्नोसिस होता है, तो सिकल सेल एनीमिया होता है। एंड इसके बाद माइग्रेन का ट्रीटमेंट दे रखा था। माइग्रेन का ट्रीटमेंट उन्होंने डायरेक्टली पूछा था कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए हम सोमाट्रिप्टान देते हैं। तो ये एक पेज दे रखा है न्यूरोलॉजी वाले सेक्शंस में, मैंने वहाँ पे पूरा सब लिख लिया कि अगर सीवियर एक्यूट माइग्रेन होगा तो क्या देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस ट्रिप्टान होती है। अगर एक्यूट होगा तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो हम एनएसएड्स देते हैं। तो ये सब इस तरीके से, एंड प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन के लिए हम प्रोपेनोलोल यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। और ये एक पेज दे रखा है पूरा हेडेक का, मतलब इसमें माइग्रेन पूरा कवर है, क्लिस्टर हेडेक, माइग्रेन एंड टेंशन हेडेक, तो सब दे रखा है। इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि मैंने बस जो भी पॉइंट मिस आउट थे तो वो ऐड ऑन कर लिए, बस दैट्स इट, ख़त्म। लास्ट में रिवाइज करके चला गया मैं। एंड 26 वाला क्वेश्चन था कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स वाला क्वेश्चन था। उन्होंने क्या दे रखा था कि एक पेशेंट है, उसको पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है, मतलब गनशॉट वगैरह की, और रिफ्रैक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। तो क्या होगा, वो ट्रामेटिक फ्रैक्चर्स होता है। ट्रामेटिक न्यूमोथोरेक्स होता है। इसमें क्या था ना, टेंशन न्यूमोथोरेक्स का ट्रीटमेंट दे रखा था कि हम इमीडिएटली नीडल कंप्रेशंस करते हैं। बट उन्होंने 2 बार क्वेश्चन पूछा है कि एडल्ट में किस तरीके से करते हैं, चिल्ड्रन में किस तरीके से करते हैं। तो एडल्ट में हम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ मिड एक्सिलरी लाइन पे करते हैं, एंड चिल्ड्रन
चिल्ड्रन में जो करते हैं वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ मिड क्लेविकुलर लाइन में करते हैं। तो ये नहीं था तो मैंने ऐड ऑन कर लिया अपने। एंड जेटलमैन सिंड्रोम पे क्वेश्चन आया था कि एक पेशेंट है, उसको क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकेलिमिया और हाइपोकैल्सियूरिया हो रहा है, क्या डायग्नोसिस होता है, तो वो जेटलमैन सिंड्रोम होता है। करेक्ट आंसर्स गया था मेरा। एंड इसके बाद आता है व्हाट इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर फॉर पेनकिलेटाइटिस। तो पेनकिलेटाइटिस के लिए मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर जो होता है ना वो सीरम लाइपेस होता है। मैं दिखाता हूँ, इसमें ना ये लिख रखा है कि उसको मतलब डायग्नोसिस बाय 2 और 3 क्राइटेरिया। एक्यूट एपिगेस्टिक पेन होगा, ऑफ्टन रेडिएटिंग टू द बैक की साइड में वो रेडिएट करेगा। उसमें सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेस बड़े हुए थे, बट मोर स्पेसिफिक जो होता है ना वो सीरम लाइपेस होता है। तो ये भी डायरेक्टली उन्होंने मोस्ट स्पेसिफिक साइन मार्कर पूछा था क्या होता है, वो सीरम लाइपेस होता है। डायरेक्टली फर्स्ट एड में दे रखा है, मतलब इट्स अ गेम चेंजर बुक माई पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने अच्छे से पढ़ी थी तो मुझे हर लाइन याद थी, मतलब फर्स्ट एड की। इसके अलावा इसमें 10 सब्जेक्ट्स मैंने ऑलरेडी ऐड ऑन कर लिए थे, तो मुझे ज़्यादा सब्जेक्ट्स बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने फर्स्ट एड को 3-4 बार पढ़ा था, कम पढ़ा था लेकिन बार बार पढ़ा था। एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम पे क्वेश्चंस था, डेंगू फीवर पे, वो वाला भी यहीं से कवर हो गया था मेरा। एंड साइटोमेगालो वायरस पे क्वेश्चंस आए, क्या क्वेश्चंस था कि उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो रहा है एंड कोरियोरेटिनाइटिस पेरिवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन हो रही है, क्या डायग्नोसिस हो सकता है, तो वो अपना साइटोमेगालो वायरस था। और रूबेला वायरस था, रूबेला वायरस में क्या देखने को मिलता है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, कैटरेक्ट देखने को मिलेगा और पीडीए देखने को मिलता है, मतलब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। क्या डायग्नोसिस होता है, रूबेला वायरस। इसके बाद अपना स्पाइरोथेरिक सैंके देखने को मिलता है, मतलब इसमें रोज गार्डनर वो दे रखे थे और लिम्फोक्यूटेनियस ये देखने को मिल रहे थे, ठीक है। एंड क्या डायग्नोसिस हो सकता है, तो बस यही होगा, उसका स्पाइरोथेरिक सैंके होता है। इसको हम रोज गार्डनर डिजीज़ भी बोलते हैं। तो ये यहाँ से कवर हो गया था मेरा। एंड इसके बाद एचएसबी पे क्वेश्चंस आए, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस पे क्या क्वेश्चंस था कि एक पेशेंट है, उसको मल्टीन्यूक्लियोटाइड जेन सेल्स देखने को मिल रहे हैं जब हमने डी जेन के स्मेयर करा, क्या डायग्नोसिस हो सकता है, तो वो एचएसबी होता है अपना। ये डायरेक्टली क्वेश्चन, ये पूरी ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाली लाइन डायरेक्टली अपने एग्जाम में दी थी एग्जामिनर ने, और लास्ट में पूछ लिया व्हाट इज द डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस क्या था अपना एचएसबी। एंड 34 वाला क्वेश्चन क्या था कि प्री नीरल एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में उन्होंने दिया था कि एक पेशेंट है, उसको उसका कार्डियक आउटपुट मतलब हार्ट फेलियर में चला गया एंड हाइपोवोलेमिया हो रहा है उसका, और जब हमने फ्रैक्शनल एक्सक्रेशन चेक किया ना तो लेस देन 1% है, तो क्या डायग्नोसिस हो सकता है, तो वो अपना होता है प्री रीनल एजुटीमिया, मतलब जिसको बोलते हैं हम प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी। तो ये मैं अच्छे से पढ़ के गया था और यहीं से क्वेश्चंस आ गया था। एंड इसके बाद समामा बॉडीज पे क्वेश्चंस आया था कि मेनिंजियोमा मतलब उन्होंने ब्रेन ट्यूमर्स का सिनेरियो लेके दिया था कि एक पेशेंट है, उसको क्या हो रहा है कि ड्यूरल बेस्ड हेडेक, मतलब ड्यूरल बेस्ड ट्यूमर होता है, हेडेक देखने को मिलता है, उसमें इंक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर से बढ़ा हुआ है, क्या डायग्नोसिस हो सकता है, तो समामा बॉडीज अपनी मेनली जो होती है मेनिंजियोमा में देखने को मिलती है। और उन्होंने ना मतलब एक पैथोलॉजी वाले सेक्शन में ना सब पूरी समामा बॉडीज किस किस डिसीज में देखने को मिलती है तो वो लिखती हैं यहाँ पर, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड 36 वाला क्वेश्चन कौन सिंड्रोम पे शायद मुझे याद है कि क्वेश्चन शायद उन्होंने पूछा था कि क्या बोलते हैं उसको, हाइपरटेंशन वगैरह हो रही है एंड मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिल रहा है, तो क्या डायग्नोसिस होता है, तो कौन सिंड्रोम होता है। कई बार उन्होंने पूछा कि कौन सिंड्रोम में और एडिशन डिसीज में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैंने एक ही जगह लिख लिया कि कौन सिंड्रोम में हाइपरटेंशन होता है, हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिलता है, क्या ट्रीटमेंट देख के हमें स्पाइरोलेक्टोन देते हैं, इसमें हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह देते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी फर्स्ट एड में ऐड ऑन कर लें, बहुत हेल्पफुल होगा। एंड 37 वाला क्वेश्चन क्या था कि थायराइड कैंसर्स पे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सोलिटरी नोड्यूल्स देखने को मिल रहे हैं और पिंकिश रेडियस मास देखने को मिल रहा है, क्या डायग्नोसिस हो सकता है, तो मेडुलरी कार्सिनोमा उसका करेक्ट आंसर था। मैंने क्या करा, जैसे मैं थायराइड कैंसर्स पढ़ता था ना एंडोक्राइन वाले सेक्शन में, तो मैंने अपने सर्जरी के नोट्स उठाए, जो भी थायराइड कैंसर दिए सर्जरी में, इसमें कोई मिस आउट पॉइंट हुआ फर्स्ट एड में मेरी, तो मैंने क्या करा अपनी सर्जरी वाले नोट से ऐड ऑन कर लिया। जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, पेपलरी कार्सिनोमा को FNAC करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से मेटास्टाइज होता है, तो इसकी लिम्फेटिक मेटास्टाइसिस होता है, तो इस तरीके से इसका मार्कर क्या होता है मेडुलरी कार्सिनोमा की कैल्सिटोनिन, तो इस तरीके से मैंने ऐड ऑन कर लिया, तो फिर लास्ट में रिवाइज करने के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। एंड 38 वाला क्वेश्चन था, 38 वाले क्वेश्चन से उन्होंने क्या दिया था कि पल्ली नोडल्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं अपने
क्या बोलते हैं, अपर लिप्स के ऊपर यहाँ पर शायद उन्होंने इमेज दी थी, आई थिंक, मुझे जितना याद है। तो क्या डायग्नोसिस हो सकता है, तो उसका करेक्ट आंसर बेसल सेल कार्सिनोमा था। आई थिंक इस पेज से शायद दो क्वेश्चंस आए थे, कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पे क्वेश्चंस था, एक बेसल सेल कार्सिनोमा पे क्वेश्चंस था, और ये हर बार रिपीट होता है। मतलब इस वाले पेज से आपको ये दो चीज, तीन चीज़ों जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, मेलिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा, आप जब जुलाई वाला एग्जाम देने जाओगे ना, तो 100% मैं लिख के देता हूँ, 100% एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। एंड इसके बाद 39 वाला क्वेश्चन दिया था कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट दिए थे, और लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिख रखा था, एमोर्फस डेंसिटी इंक्लूजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। मैं यहीं से पढ़ के गया था, और यहीं से क्वेश्चन आ गया था मेरा इस बार भी। मतलब देख रहे हैं कि मतलब फर्स्ट एड की लाइन से क्वेश्चंस अपने एफएमजी एग्जाम में उठकर आ रहे हैं। मतलब इट्स अ गेम चेंजिंग बुक। मतलब मेरे पर्सनली यूज़ मैंने किए, तो मुझे पता है। एंड 40 वाला क्वेश्चंस बताता हूँ मैं। उन्होंने क्या दिया था कि अल्फा फेटोप्रोटीन किस में बड़ा हुआ होता है। उन्होंने चार ऑप्शन दिए थे। हिपेटोमा, मतलब हिपेटोमा में फर्स्ट एड से पढ़ के गया था कि हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का दूसरा नाम ही हिपेटोमा है। तो अल्फा फेटोप्रोटीन जो होता है ना, वो हिपेटोमा में बड़ा हुआ होता है, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में। एंड 41 वाला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पाथवे फॉर प्रोस्टेट कैंसर, किस तरीके से मेटास्टाइज होता है, मतलब किस पाथवे के थ्रू मेटास्टाइज होता है। तो लास्ट में ने लिख रखी है, मेटास्टाइज टू स्पाइन ऑफ्टन अकर्स बाय द विट्सन वीनस फ्लेक्सिस। तो ये विस्टर्न फ्लेक्सिस मतलब वर्टिब्रा के थ्रू स्प्रेड होता है, मेटास्टाइज होता है। ये वाला भाई बिल्कुल राइट आंसर, मेरा करेक्ट आंसर गया था। एंड इसके बाद 42 वाला क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि बर्किट्स लिम्फोमा में कौन सी जीन की म्यूटेशन देखने को मिलती है। तो उसका करेक्ट आंसर था सीमेक जीन म्यूटेशन देखने को मिलती है। तो वो भी फर्स्ट सेट से आया था। एंड इसके बाद 43 वाला क्वेश्चन था कि उन्होंने ना पायडाविलाई सिंड्रोम से क्वेश्चन पूछा था कि एक पेशेंट है, उसको वो ओबेसिटी है, ओवर ईटिंग करता है, क्या डायग्नोसिस हो सकता है। तो वो अपना पायडाविलाई सिंड्रोम था। तो ये बायोकेमिस्ट्री में दे रखा है, पायडाविलाई सिंड्रोम और एंजलमैन सिंड्रोम किस में देखने को मिलते हैं। तो वो अपना बेसिकली किस में देखने को मिलते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट कर रखा उन्होंने कि पायडाविलाई सिंड्रोम में और एंजलमैन सिंड्रोम में किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ मिस पॉइंट हो आपकी फर्स्ट एड में तो मेरी फर्स्ट एड से ऐड ऑन कर लेना। एंड इसके बाद बोन ब्रेन डिसीज पे शायद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, जहाँ तक मुझे याद है, कि जीपी 1B और 1X का कुछ पूछा था। तो उसका डायग्नोसिस क्या पूछा था। तो बोन ब्रेन डिसीज उसका करेक्ट आंसर था। मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का ट्रीटमेंट पूछा था कि मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो वो क्वेश्चन यहीं से आया था कि उसको शायद सक्सिनाइल कोलिन वगैरह ड्रग्स यूज़ करा था, और उसकी वजह से क्या होगा कि उसका टेम्परेचर सडनली बहुत ज़्यादा राइज हो गया। तो क्या डायग्नोसिस हो सकता है। तो वो मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है। उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, राइनोडिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, मतलब सोडियम डेंड्रोलिन यूज़ करते हैं। तो ये एनेस्थीसिया के दो पेज दे रखे हैं, मैंने अच्छे से एनोटेट कर लिए थे। वहीं से 3-4 क्वेश्चन मेरे रिपीट हो गए थे एनेस्थीसिया वाले चैप्टर से। एंड इसके बाद 46 वाला क्वेश्चन था कि सर्विटोल की वजह से कौन सा कैटरेक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो सर्विटोल जो अपनी आइज में होता है, मतलब क्या बोलते हैं, इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी वजह से डायबिटिक कैटरेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो कैटरेक्ट कोज करा देता है सॉर्बिटोल। विजुअल फील्ड इफेक्ट से एक क्वेश्चन आया था कि होमोनिमस होम्योनोपिया विद मैकुलर स्पेरिंग किस में देखने को मिलती है। तो लेफ्ट हेमियोनोपिया विद मैकुलर स्पेरिंग जो होती है वो देखने को मिलती है अपने जब राइट ऑक्सीपिटल लीजन्स होता है पीसीए में। तो उसकी वजह से अपनों को लेफ्ट मतलब होमोनिमस हेमियोनोपिया विथ मैकुलर स्पेरिंग देखने को मिलती है। तो इसमें कुछ पॉइंट ना मिस आउट थे। तो मैंने क्या करा कि मैंने लेक्चर्स वगैरह देखे, अपने नोट्स पढ़े अब था के, और वो नहीं था तो मैंने ऐड ऑन कर लिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड 48 वाले क्वेश्चन जो इस टॉपिक से ना दो क्वेश्चन रिपीट हुए थे। एक क्वेश्चन क्या था कि क्रोक स्क्रू इसोफिगस जो होता है वो किस में देखने को मिलता है। तो क्रोकोस्क्रू इसोफिगस जो देखने को मिलता है अपने को डिस्टल इसोफिजियल स्पाज्म में देखने को मिलता है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो था ना अपना रिफ्लेक्स इसोफिजाइटिस से क्वेश्चन था। तो वो वाला दोनों क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ था, एक क्वेश्चन अपना डिस्टल इसोफिजियल स्पाज्म से रिलीज हुआ था, वो आया था। दो क्वेश्चंस करेक्ट हुए गाइस। दिस पेज से ओनली 2 क्वेश्चंस समझ सकते हैं। एंड 49 वाला क्वेश्चन गाइस, इस टॉपिक से ना 2 क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले ना हर बार वो पूछता है कि कभी एम्योड्रोन देता था, कभी विलोमाइसिन देता है, कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस कौन सी कराती है।
लास्ट टाइम दिया था कि एम्योड्रोन क्या कॉज कराता है, तो वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस कराता है। दिस टाइम उन्होंने पूछा कि बिलोमाइसिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पे लिख रहा है बिलोमाइसिन का साइड इफेक्ट पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज कराता है, एक क्वेश्चन। एंड 50 वाला क्वेश्चन कि एंटी कैंसर ड्रग्स का साइड इफेक्ट उन्होंने पूछा था कि सिस्प्लाटिन जो होती है ना वो मोर नेफ्रोटॉक्सिक होती है कंपेयर टू कार्बोप्लेटिन। तो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर रखा था कि सिस्प्लेटिन जो होती है वो मोर टॉक्सिक होती है कंपेयर टू कार्बोप्लेटिन, तो इस तरीके से वो नेफ्रोटॉक्सिक कोज कराती है और उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम एमियोफोस्टिन देते हैं। तो गाइज ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड करते हैं। एंड सेकंड पार्ट में आज नहीं कल नहीं तो परसों अपलोड कर दूंगा। एंड गाइज इससे लगता है कि फर्स्ट एड कितनी हेल्पफुल हो सकती है फॉर अपकमिंग जो जुलाई वाले स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी दिसंबर वाले स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब गाइज इस पेज से 2 क्वेश्चन से रिपीट हो सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट एड कितनी हेल्पफुल हो सकती है। तो गाइज अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट्स कर सकते हैं। एंड आई विल बी मेक मोर वीडियोस फॉर अपकमिंग जुलाई एग्ज़ाम एंड दिसंबर एग्ज़ाम के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।